आज हम लोग पॉलीमर के बारे में अध्ययन करेंगे और पॉलीमर का पोस्टमार्टम करेंगे। क्या करेंगे? पॉलीमर का पोस्टमार्टम करेंगे। हम लोग चारों तरफ से पॉलीमर से घिरे हुए हैं। हम लोग चारों तरफ से पॉलीमर से घिरे हुए हैं। जिस पेन से आप लिख रहे होंगे वह भी पॉलीमर का बना होता है। जिस कागज पे आप लिख रहे होंगे वह कागज भी पॉलीमर का बना होता है। जो कपड़े आप पहने हुए हैं वह कपड़ा भी पॉलीमर का बना होता है। ये जो कपड़ा आप देख रहे हैं यह भी पॉलीमर का बना होता है। हमारा शरीर आरएनए, डीएनए, प्रोटीन्स का बना होता है। यह भी क्या है? पॉलीमर है। यह क्या है? पॉलीमर है। हम अपने घरों में जो भी दैनिक वस्तुएं यूज करते हैं जो प्लास्टिक की बनी होती हैं वह भी पॉलीमर है। जैसे कुर्सी, मेज, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, यह सब क्या है? प्लास्टिक से बने हैं। यह सभी पॉलीमर हैं। यह सब पॉलीमर हैं। अब हम लोग पॉलीमर को एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। हम थर्मोकोल की कुछ गोलियां लेंगे और किसी डिब्बे में रखेंगे। हम थर्मोकोल की कुछ गोलियां लेंगे, थर्मोकोल की कुछ गोलियां लेंगे और इसको किसी डिब्बे में क्या करेंगे? इसको रख देंगे। अब इन्हीं थर्मोकोल की गोलियों को हम आपस में चिपका देंगे। क्या करेंगे? आपस में चिपका देंगे। इस तरह से चिपका देंगे। हम ऐसे भी इन थर्मोकोल गोलियों को चिपका सकते हैं। ऐसे भी थर्मोकोल की गोलियों को चिपका सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इन गोलियों में जो थर्मोकोल की गोलियां डिब्बे में रखी हुई हैं उसमें फूंक मारेंगे तो ये गोलियां क्या होंगी? ये गोलियां क्या होंगी? बिखर जाएंगी या उड़ना स्टार्ट कर देंगी। हम जो डिब्बे में थर्मोकोल की गोलियां रखी हुई हैं उसमें फूंक मारते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये थर्मोकोल की गोलियां उड़ जा रही हैं या बिखर जा रही हैं। अब जो थर्मोकोल की गोलियों को हम जोड़े हुए हैं, चिपकाए हुए हैं, उसमें फूंक मारेंगे तो हम क्या देखेंगे कि यह थर्मोकोल की गोलियां उड़ने की बजाय, बिखरने की बजाय आपस में उलझ जाएंगी, टकरा जाएंगी। तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे अणु हैं, यह जो छोटे छोटे अणु आप देख रहे हैं, यह छोटे छोटे अणु के गुणों में परिवर्तन होता है। छोटे छोटे अणु जो हैं जब यह आपस में जुड़ जा रहे हैं तो इनके गुणों में परिवर्तन होता है। क्या गुणों में परिवर्तन होता है? यह जो छोटे छोटे अणु हैं यह गैस फेज में होते हैं या लिक्विड फेज में होते हैं और जब इनको आपस में हम चिपका देते हैं तो ये गैस से लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं और गैस से सॉलिड फॉर्म में हो सकते हैं, ठोस अवस्था में हो सकते हैं। तो हम जब छोटे छोटे अणु को आपस में जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? जब छोटे छोटे अणु को हम आपस में जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? इनके गुणों में परिवर्तन हो जाता है। हम अब इथीन गैस का एग्जाम्पल लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम बोलते हैं इथीन गैस। क्या बोलते हैं? इथीन गैस। इथीन गैस, यह क्या है? इथीन गैस है। इथीन गैस बहुत तेजी से जलता है। इथीन गैस कैसे जलता है? बहुत तेजी से जलता है। अगर आप घरों में घरेलू सिलेंडर जो होते हैं उसमें ब्यूटेन गैस होती है, अगर उसको हम जलाते हैं तो वह भी तेजी से जलता है, लेकिन इसकी कंपैरिजन में तेजी से नहीं जलता है। इसकी कंपैरिजन में तेजी से नहीं जलता है। अब हम बहुत सारे इथीन के अणु लेंगे और उनको आपस में जोड़ देंगे। उनको आपस में जोड़ देंगे। आपस में जोड़ देंगे। आपस में जोड़ देंगे तो यह क्या बन जाएगा? पॉलीथीन। यह बन जाएगा पॉलीथीन। पॉलीथीन। हम क्या देखते हैं कि इथीन गैस को जलाना बहुत आसान होता है, यह बहुत तेजी से जलता है। लेकिन जब हम पॉलीथीन इसका बना लिए तो पॉलीथीन को जलाना इतना सिंपल नहीं होता है एज कंपैरिजन टू इथेन। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? इनके गुणों में परिवर्तन देख रहे हैं। तो बेसिकली हम यही बताना चाह रहे थे कि जब छोटे छोटे अणु आपस में जुड़ जाते हैं तो उनके गुणों में परिवर्तन हो जाता है। उनके गुणों में परिवर्तन हो जाता है। अब हम आते हैं
पॉलीमर का। अब पॉलीमर का हम पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, जो पॉलीमर होते हैं वह क्या होते हैं, छोटे छोटे अणुभार वाले अणु से मिल करके, जुड़ करके, संयोग करके पॉलीमर बड़े बड़े अणुभार वाले अणु का निर्माण करते हैं, जिसको बोलते हैं पॉलीमर, जिसको बोलते हैं पॉलीमर या बहुलक। और पॉलीमर जिस प्रोसेस के द्वारा बनाए जाते हैं उसको कहते हैं बहुलीकरण, उसको कहते हैं बहुलीकरण। तो यह जो छोटे छोटे अणु हैं, यह जो छोटे छोटे अणु आप देख रहे हैं, ये 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 सारे छोटे छोटे अणु हैं। तो ये छोटे छोटे अणु को हम बोलते हैं मोनोमर। क्या बोलते हैं, मोनोमर। क्या बोलते हैं, मोनोमर। इसी को बोलते हैं एकलक। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एकलक। और जब इनका हम पॉलीमराइजेशन कर देते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं, इसी को हम बोलते हैं बहुलीकरण। क्या बोलते हैं, बहुलीकरण। बहुलीकरण। जब इनका बहुलीकरण करते हैं तो पॉलीमर का निर्माण होता है। यह जो बनता है, यह बनता है पॉलीमर। पॉलीमर, इसी को हम बोलते हैं बहुलक। इसी को बोलते हैं बहुलक। इसी को हम बोलते हैं बहुलक। तो हम क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं कि छोटे छोटे अणुभार वाले अणु आपस में संयोग करके बड़े अणुभार वाले अणु का निर्माण करते हैं, जिसको बोलते हैं बहुलक या पॉलीमर। और जिस प्रोसेस के द्वारा पॉलीमर का निर्माण होता है उसको बोलते हैं बहुलीकरण। और जो छोटे छोटे अणु आपस में संयोग करके पॉलीमर का निर्माण कर रहे हैं, उन छोटे छोटे अणु को हम बोलते हैं एकलक। क्या बोलते हैं, एकलक। ठीक है, तो यह हो गया पॉलीमर। अब हम यहाँ एक चीज और बताना चाहते हैं, जो छोटे छोटे अणु हैं, छोटे छोटे अणु हैं, उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, जब वो छोटा अणु है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, और जो बड़ा अणुभार वाला अणु है, ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। तो ये छोटे होते हैं और यह बड़े होते हैं, या छोटे होते हैं और यह बड़े होते हैं। ये सब छोटे होते हैं। यहाँ देखिए, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है। जब ये आपस में मिल जाएंगे तो बड़े अणुभार वाले अणु का निर्माण करते हैं। तो हम बेसिकली ये बताना चाहते हैं, जो पॉलीमर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, उसकी जो रेंज होती है, उसकी जो प्रास होती है, 10⁻³ से लेकर के 10⁻7 तक होती है। 10⁻³ से लेकर के 10⁻7 एटॉमिक मास यूनिट तक होता है। एटॉमिक मास यूनिट तक होता है। एटॉमिक मास यूनिट तक होता है। तो पॉलीमर जो बनाते हैं वह बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, और वो लंबी चेन बनाती है। जैसे मेरा यह, जैसे मैं, आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं इथीन हूँ, मैं इथीन हूँ, ठीक है, मेरा पॉलीमराइजेशन कराया जाता है, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, एकल बॉन्ड हो जाएगा दोनों तरफ। अब मैं सेम हूँ, अब मान लीजिए कि मैं सेम टाइप का मोनोमर हूँ, और इधर से जुड़ गए, इस हाथ से जुड़ गए, इस हाथ से जुड़ गए, तो जुड़ करके बड़े अणुभार वाले अणु का निर्माण करते हैं, जिसको बोलते हैं बहुलक। अब हम कुछ एग्जाम्पल और बता देना चाहते हैं। जब हम दीवाल, ये जो दीवाल है, जब दीवाल का हम निर्माण करते हैं तो एक एक ईंट को जोड़ करके, बहुत सारे ईंटों को जोड़ करके हम दीवाल का निर्माण करते हैं। तो जो दीवाल है वह क्या है, पॉलीमर है। वह क्या है, पॉलीमर है या बहुलक है। क्या है, पॉलीमर है या बहुलक है। और जो एक एक ईंट आपस में जुड़ करके ईंट का निर्माण कर रही है, तो वह एक एक ईंट क्या है, मोनोमर है, एकलक है। सेम उसी तरह का एग्जाम्पल, जब हम फूलों की माला बनाते हैं तो माला क्या है, बहुलक है, पॉलीमर है, और उसमें एक एक फूल जो जुड़े हुए हैं उनको कहते हैं एकलक या मोनोमर, एकलक या मोनोमर।
अब हम इथीन गैस लेंगे और उसका पॉलीमराइजेशन करेंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब इसका हम पॉलीमराइजेशन कराएंगे, क्या कराएंगे? पॉलीमराइजेशन। तो क्या होगा? बेसिकली इसमें क्या होता है कि यह डबल बॉन्ड टूट जाता है, किसमें? सिंगल बॉन्ड में, और इस पे एक फ्री रेडिकल चला जाता है, इस पे फ्री रेडिकल चला जाता है। तो इसके दोनों साइड में सिंगल सिंगल बॉन्ड जुड़ जाता है और ये भी सिंगल हो जाता है, तो बन जाता है, क्या बनता है? पॉलीथीन। अब इसका जब हम पॉलीमराइजेशन कराएंगे, इथीन का जब हम पॉलीमराइजेशन करेंगे तो इसका डबल बॉन्ड टूट जाएगा। CH2 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 ऐसे हो जाएगा। और अगर n नंबर्स ऑफ मोनोमर हम ले रहे हैं, अगर इसको आप भूल जाइए, अगर हम n नंबर्स ऑफ मोनोमर इथीन का लिए हैं, n नंबर्स ऑफ मोनोमर इथीन का, तो इधर भी n नंबर्स ऑफ मोनोमर हो जाएगा, n नंबर्स हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम, यह क्या है? इथीन है, और इसको बोलेंगे हम मोनोमर। क्या बोलेंगे? मोनोमर। और जब इसका हम पॉलीमराइजेशन करे हैं तो बहुत सारे इथीन को मिला करके हम पॉलीथीन का निर्माण कर रहे हैं, इसीलिए इथीन से पहले हम पॉली शब्द का यूज कर देंगे, तो वो हो जाएगा पॉली शब्द हम यूज किए यहाँ पे, और उसके बाद सिंपली इथीन को इसमें जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा पॉलीथीन। इसी को हम बोलते हैं पॉलीइथाइलीन। क्या बोलते हैं? पॉलीइथाइलीन। इसी को हम बोलते हैं पॉलीइथाइलीन। यहाँ पे यह मोनोमर इथीन जो था, इसका पॉलीमराइजेशन करे तो पॉलीथीन बना या पॉलीइथाइलीन बना। अब हम डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होती है और फंक्शनैलिटी क्या होती है। क्या किसकी चर्चा करेंगे? पहली चर्चा करेंगे हम डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, और दूसरा चर्चा करेंगे हम फंक्शनैलिटी का, फंक्शनैलिटी। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोनोमर प्रेजेंट इन द पॉलीमर, दैट इज कॉल्ड मोनोमर। कितने मोनोमर आपस में जुड़ करके पॉलीमर का निर्माण कर रहे हैं, उसको कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। जैसे यहाँ पे सपोज दैट यह पॉलीमर है, बहुत सारे अणु इसमें जुड़ रहे हैं, यह पॉलीमर है। यह मान लीजिए पहला पॉलीमर है, यह आपका दूसरा पॉलीमर है, और यह आपका तीसरा पॉलीमर है। यह क्या है? तीसरा पॉलीमर है, और ये जुड़े हुए हैं, इसके अणु जुड़े हुए हैं। बहुत सारे मोनोमर आपस में जुड़े हुए हैं। क्या है? बहुत सारे मोनोमर आपस में जुड़े हुए हैं। इनका हम डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन अगर निकालेंगे, इसका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हम निकालेंगे, इन तीनों का अगर हम डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन निकालेंगे तो क्या होगा? आप इसमें, इस पॉलीमर में कितने मोनोमर जुड़े हुए हैं, इस पॉलीमर में कितने मोनोमर जुड़े हुए हैं, कितने जुड़े हुए हैं? 1
2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या हो गई? 8। क्या हो गई? डीपी क्या हो गई? 8। इसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 8 हो गया। इसका मतलब यह है कि यह पॉलीमर 8 मोनोमर को मिला करके बना है। 8 मोनोमर को मिला करके बना है। अब अगर हम इसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन निकालेंगे, निकाल सकते हैं ना? अब तो निकाल सकते हैं। गिन लीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितनी हो जाएगी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 13 हो जाएगी। क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 12 होगी, क्योंकि 12 नंबर ऑफ मोनोमर है। अब हम इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कितनी होगी? डीपी जो इसकी हो जाएगी, यह हो जाएगी 70। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोनोमर प्रेजेंट इन द पॉलीमर, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब यहाँ पे अगर n नंबर्स ऑफ मोनोमर का यूज करेंगे तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हो जाएगी n। इसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हो जाएगी n। हम अब फंक्शनैलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। फंक्शनैलिटी होती है नंबर ऑफ बॉन्डिंग साइड प्रेजेंट इन द मोनोमर। नंबर ऑफ बॉन्डिंग साइड प्रेजेंट इन द मोनोमर, दैट इज कॉल्ड फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी हमेशा याद रखिए कि फंक्शनैलिटी किसी भी पॉलीमर का अगर पॉलीमराइजेशन करते हैं तो फंक्शनैलिटी 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। पॉलीमर बनाने के लिए जब हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो फंक्शनैलिटी कितनी होनी चाहिए? 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी पॉलीमर का निर्माण होगा। अब हम फंक्शनैलिटी कैसे निकालते हैं? जैसे यह CH2 डबल बॉन्ड यहाँ CH है, इसको हम क्या करेंगे? CH और इसको रिप्लेस कर देंगे NH2 से। और इसको रिप्लेस कर देंगे OH से, और इसको COOH। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? बेसिकली यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यह इसके साइड में इस मोनोमर के साइड में एक अमोनिया ग्रुप NH2 ग्रुप लगा हुआ है, और दूसरी तरफ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, और इस साइड में यह ग्रुप लगा हुआ है। तो इसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी? 1 2 एंड 3। कितनी फंक्शनैलिटी होगी? इसकी फंक्शनैलिटी जो होगी इसकी 3 होगी। इसकी फंक्शनैलिटी 3 होगी। अगर CH2 ऐसे अगर हैं तो इसकी फंक्शनैलिटी क्या हो जाएगी? 1 एंड 2। टोटल कितनी हो गई फंक्शनैलिटी? इसकी हो गई फंक्शनैलिटी 2। इसकी फंक्शनैलिटी 2 हो गई। तो यह हम पहला देखे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन वह होती है कि कितने मोनोमर पॉलीमर में प्रेजेंट होते हैं, वह होती है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। और फंक्शनैलिटी क्या होती है कि मोनोमर के साइड में कितने रिएक्टिव ग्रुप रिएक्ट कर सकते हैं, उसकी संख्या क्या होती है, वह होती है फंक्शनैलिटी। और फंक्शनैलिटी अगर
हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो किसी पॉलीमर की फंक्शनैलिटी हमेशा किसी मोनोमर की फंक्शनैलिटी 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। 2 से कम होगा तो उसका पॉलीमराइजेशन संभव नहीं है, उसका बहुलीकरण संभव नहीं है। अब हम ये जो पॉलीथीन बनाए हैं, किससे बनाए हैं? इथीन से बनाए हैं। तो इथीन को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? CH2 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इनका अगर पॉलीमराइजेशन करेंगे तो यह इसका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे हो जाता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक H आ जाएगा, यहाँ पे एक H आ जाएगा, यहाँ पे भी एक H आ जाएगा, और इसके बॉन्ड इधर खुल जाते हैं, ओपन चेन बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो ये H था उसको हम रिप्लेस करेंगे डिफरेंट एलिमेंट से, ठीक है। जैसे यह CH3 से रिप्लेस करेंगे और करेंगे C6H5 से, Cl से, ठीक है। तब क्या बनेंगे? तो यह था हम इथीन को कैसे कैसे लिखेंगे और किस किस तरह के मोनोमर से हम पॉलीमर बनाएंगे। जैसे हम लिख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, और हम H को रिप्लेस करेंगे। H को अगर हम रिप्लेस कर देते हैं CH3 से, इसी H को हम रिप्लेस करेंगे C6H5 से, इसी को रिप्लेस करेंगे Cl से, इसी H को रिप्लेस करेंगे Cn से, और इसी H के दोनों H को AH और AH, इस H को और इस H को अगर हम F से रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? जब हम H को रिप्लेस करेंगे CH3 से तो यह बन जाएगा प्रोपाइलीन। क्या बनेगा? प्रोपाइलीन। और जब C6H5 से रिप्लेस करेंगे, C6H5 से रिप्लेस करेंगे तो यह बन जाएगा एस्टाइरीन। और जब Cl से हम रिप्लेस कर देंगे तो यह बन जाएगा विनाइल क्लोराइड। अब इसी इसी H को हम Cn से रिप्लेस कर देंगे तो यह बन जाएगा एक्राइलोनाइट्राइल। क्या बनेगा? एक्राइलोनाइट्राइल। F से रिप्लेस कर देंगे तो बन जाएगा टेट्रा फ्लोरो इथिलीन या इथाइलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? या इथाइलीन बन जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं? जब हम इथीन में इस H को CH3 से रिप्लेस कर रहे हैं तो प्रोपाइलीन मोनोमर बन रहा है। जब C6H5 से रिप्लेस कर रहे हैं तो यह बन जा रहा है आपका, क्या बन रहा है? एस्टाइरीन। यह बन जा रहा है एस्टाइरीन।
और जब Cl से रिप्लेस कर रहे हैं तो यह बन जा रहा है विनाइल क्लोराइड। जब Cn से रिप्लेस कर रहे हैं तो एक्राइलोनाइट्राइल बन जा रहा है। और जब F से रिप्लेस कर रहे हैं तो टेट्राफ्लोरो इथिलीन हो रहा है। और ये सारे क्या हैं? यह सारे क्या हैं? मोनोमर हैं, मोनोमर हैं। इन्हीं मोनोमर का अब हम पॉलीमराइजेशन करेंगे और पॉलीमर का निर्माण करेंगे कि CH3 जो प्रोपाइलिन से हम क्या पॉलीमर बनाएंगे। ठीक है, यहीं पे बता देना चाहते हैं कि जब प्रोपेलाइन का बहुत सारे अणु आपस में मिल जाएंगे तो बहुत सारे हैं तो हम पॉली शब्द का यूज कर देंगे। प्रोपाइलिन के पहले पॉली जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा पॉलीप्रोपाइलिन। स्टाइरिन के पहले पॉली जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा पॉलीस्टाइरिन। विनाइल क्लोराइड के पहले पॉली का यूज कर देंगे तो यह हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। और अगर एक्राइलोनाइट्राइल के पहले हम पॉली शब्द का यूज कर देंगे तो यह हो जाएगा पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। टेट्राफ्लोरोइथिलीन के पहले हम पॉली शब्द का यूज कर देंगे तो वह हो जाएगा पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन। अब हम इसके केमिस्ट्री पे चलते हैं और इसका पॉलीमराइजेशन कराते हैं। जैसे हम लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH और H को रिप्लेस कर देंगे CH3 से और इसका कराएंगे पॉलीमराइजेशन। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। यह जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और यह क्या होगा CH2 CH3 और इसके दोनों साइड में एकल बॉन्ड जुड़ जाएंगे और इसको कर देंगे बंद। यहाँ क्या था, अगर n नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंगे तो इधर भी n नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। और इसको यह है आपका प्रोपाइलिन। क्या है? प्रोपाइलिन। इससे पहले हम पॉली शब्द का यूज कर देंगे तो यह हो जाएगा पॉलीप्रोपाइलिन। क्योंकि बहुत सारे प्रोपाइलिन के अणु आपस में जुड़ गए हैं इसीलिए यह पॉली हो गया है और प्रोपाइलिन के पहले पॉली का यूज कर दिए हैं तो यह बन गया है पॉलीप्रोपाइलिन। सेम इसी तरह का NCH2 डबल बॉन्ड CH और CH3 को रिप्लेस कर देंगे हम Cl से तो यह बन जाएगा, इसका पॉलीमराइजेशन जब करेंगे तो यह बनेगा पॉलीप्रोपाइलिन। CH2 CH Cl इधर भी ओपन हो जाएगा, इधर भी ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ n नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विनाइल क्लोराइड का लिए हैं तो इधर n नंबर्स ऑफ हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड और इसके पहले हम पॉली शब्द का यूज कर देंगे तो यह बन जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा। अब हम इसी को CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5 से रिप्लेस कर देंगे और उसका करा देंगे पॉलीमराइजेशन तो बन जाएगा CH2 CH C6H5। इधर भी एकल बॉन्ड जुड़ जाएगा, इधर n नंबर्स है तो इधर भी n नंबर्स हो जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह विनाइल, ये क्या था? एस्टाइरिन था। इसके पहले हम पॉली शब्द का यूज कर देंगे तो यह हो जाएगा पॉलीएस्टाइरिन। अब हम CH2 डबल बॉन्ड CH, इसकी जगह हम Cn का यूज कर देंगे।
तो ये हो जाएगा एक्राइलो नाइट्राइल और इसका जब हम पॉलीमराइजेशन करेंगे, यह हो गया एक्राइलो नाइट्राइल। जब इसका हम पॉलीमराइजेशन करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड जुड़ जाते हैं। अगर यह n नंबर्स यूज है तो यहाँ भी n नंबर्स हो जाएगा। ये एक्राइलोनाइट्राइल है, तो ये बहुत सारे एक्राइलोनाइट्राइल आपस में जुड़ गए हैं, तो इसको बोलेंगे पॉली। तो पॉली यहाँ कर देंगे और एक्राइलोनाइट्राइल जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। क्या हो जाएगा? पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। अब हम H को CH2 डबल बॉन्ड CH को F से रिप्लेस करेंगे। यह CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसके H को F से, इसको भी F से रिप्लेस कर देंगे, तो बन जाएगा हमारा NCF2 डबल बॉन्ड CF2। अब इसका हम कराएंगे पॉलीमराइजेशन। एक चीज याद रखना, जब हम किसी चीज को आपस में जोड़ते हैं तो हमें टेम्परेचर देना पड़ता है, प्रेशर देना पड़ता है और कैटलिस्ट का यूज करना पड़ता है। तो यह हो गया, इसका क्या हो गया? इसका बॉन्ड टूट गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। यह हो जाएगा CF2 और इधर एकल बॉन्ड जुड़ जाएंगे। इधर n नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स यूज कर रहे थे, इसलिए इधर भी n नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। इसको बोलेंगे टेट्रा। टेट्रा क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 F हैं, 2 इधर है 2 इधर है, तो हो गया ये टेट्रा। और क्या है? ये फ्लोरीन है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लोरो, टेट्रा फ्लोरो। और ये क्या है? इथीन है, तो इसको लिख देंगे हम टेट्राफ्लोरो इथीन। इसी को टेट्राफ्लोरो इथीन है ये। इसका जब पॉलीमराइजेशन कर देंगे तो टेट्राफ्लोरो इथीन के पहले हम पॉली शब्द का यूज कर देंगे। यह हो जाएगा पॉली टेट्राफ्लोरो इथीन। इसी को हम बोलते हैं टेफ्लॉन।